हमने अपने पिछले वीडियो में ग्लायोमा क्या होता है और इसके क्या लक्षण होते हैं इसके बारे में बात की थी। आज उसी टॉपिक को एक्सटेंड करते हुए इसके क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हैं, कैसे इसको मैनेज किया जाता है, क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास ट्रीटमेंट के, इन सारे पहलुओं के बारे में बात करते हैं। तो जैसे ही हम पेशेंट को इन्वेस्टिगेट करा लेते हैं और उसके सीटी और एमआरआई से हम लोग ये डायग्नोस कर लेते हैं कि उसके ब्रेन में कोई ट्यूमर है जो कि ग्लायल सेल या ग्लायोमा ट्यूमर है, तो उसके बाद मरीज़ को हमें ट्रीटमेंट ऑप्शन के बारे में बताना होता है। उसके पास कौन कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, किस में कितना रिस्क है, कौन सा बेहतर है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम पेशेंट के साथ डिस्कस करते हैं। तो हम क्या क्या बिंदुओं के बारे में ध्यान रखते हैं, पहले इसको देखते हैं। तो हम लोग पहले ट्रीटमेंट ऑप्शन से पहले ये देखते हैं कि पेशेंट के ट्यूमर में कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो उसके ट्रीटमेंट को डिसाइड करती है। यानी उसका ग्रेड क्या है, उसकी एज क्या है, उसका सर्वाइवल पीरियड एक्सपेक्टेड कितना होगा, उसको कौन कौन से न्यूरो डेफिसिट है, यानी उसको कौन कौन सी ऐसी परेशानियां न्यूरोलॉजिकल हैं जो कि उसको ऑलरेडी आ चुकी हैं या भविष्य में आ सकती हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पहले एनालिसिस करते हैं और फिर ही कोई ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पेशेंट को ऑप्शन के तौर पे देते हैं। तो सबसे पहले हमें सर्जरी पे फोकस करना चाहिए। तो सर्जरी हमारे को किन पेशेंट्स में करनी होती है, सर्जिकल टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं और हमारे ग्लायोमा सर्जरी में हमारे एम ऑफ सर्जरी क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे ग्लायोमा सर्जरी में एम ऑफ सर्जरी क्या है, यानी किस वजह से और हमारा गोल क्या है, सर्जिकल सर्जरी कराने का हमारा बेसिक मकसद क्या है, इसको देखते हैं। तो सबसे पहला चीज़ जो होता है वो होता है हमारा टिश्यू डायग्नोसिस। यानी जब हम ट्यूमर को निकालते हैं तब उसकी ग्रेडिंग हम कर पाते हैं और एक्चुअल में पहचान पाते हैं कि वो कौन सा ट्यूमर है। तो मोटे मोटे तौर पे ग्लायोमा के जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं उसमें हमेशा सबसे पहला ऑप्शन होता है वो सर्जिकल एक्सीजन होता है। यानी पेशेंट को सर्जरी करके उस ट्यूमर की गांठ को निकाला जाता है और उसको हिस्टोपैथोलॉजी या बायोप्सी के लिए भेजा जाता है। उसके साथ साथ हम लोग इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री साथ ही साथ बहुत सारे ट्यूमर मार्कर्स भी कराते हैं जो कि मरीज़ के पोस्ट सर्जरी ट्रीटमेंट को प्रोटोकॉल को डिसाइड करते हैं एवं प्रोग्नोसिस भी बताते हैं। यानी मरीज़ जो है वो ट्यूमर कितना अग्रेसिव था और उसमें कौन सी कीमोथेरेपी बेटर रहेगी और लगभग पेशेंट की प्रोग्नोसिस क्या रहेगी ओवरऑल, ये सारी फैक्टर्स को हम लोग पोस्ट सर्जिकल डिसाइड करते हैं। तो सर्जरी के बाद हमें जो टिश्यू मिलता है उसको हम लोग पैथोलॉजी लैब में हिस्टोपैथोलॉजी डायग्नोसिस के लिए भेजते हैं और वहाँ से हमें करेक्ट हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्नोसिस मिलती है कि ये कौन सा ट्यूमर है, किस वैरायटी का ट्यूमर है, और फिर उसका हम लोग ट्यूमर मार्कर्स या फिर बहुत सारे जीन एक्सप्रेशंस करा सकते हैं, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री करा सकते हैं, जिससे एग्जैक्टली हमें पता चल जाता है कि इसमें क्या जेनेटिक ऑल्टरेशन हुआ है, ये कौन कौन सी मेडिसिन्स को, कौन कौन से ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स को ये पेशेंट जो है वो बेनिफिट करेगा। तो ये सारा का सारा चीज़ें हमारी टिश्यू डायग्नोसिस पर डिपेंड करती है। तो इसीलिए किसी भी ग्लायोमा सर्जरी में सबसे मेन एम हमारा टिश्यू डायग्नोसिस होता है जो कि सर्जरी के बिना पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं कि हमें कौन सी सर्जरी करानी है, वो हम लोग सर्जिकल ऑप्शंस के जब हम लोग बात करेंगे तब डिस्कस करेंगे। दूसरा एम हमारा होता है ट्यूमर डीकम्प्रेशन या इंट्राक्रेनियल डीकम्प्रेशन। जैसे हमें पता है कि सर जो हमारा एक क्लोज स्पेस पे, यानी उसका वॉल्यूम बढ़ नहीं सकता, उसके अंदर ब्रेन होता है और ब्रेन के साथ साथ सीएसएफ और ब्लड होता है। तो जब भी कोई ब्रेन के अंदर गांठ होती है, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, कोई भी ट्यूमर आता है तो वो ब्रेन पे प्रेशर डालता है, जिस प्रेशर की वजह से पेशेंट को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो और कई बार इस प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि पेशेंट को अनकॉन्शियसनेस आने लगता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा दूसरा सर्जिकल एम होता है ब्रेन का डीकम्प्रेशन, यानी उस प्रेशर को हम लोग कम करें ताकि पेशेंट जो है वो सर्वाइव कर सके, उसकी जान बचाई जा सके। इसमें भी सर्जिकल टेक्निक्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं और सर्जरी के बाद उसको डीकम्प्रेस किया जाता है। थर्ड एम हमारा होता है ट्यूमर डीकम्प्रेशन, यानी वो ट्यूमर्स जो बहुत बड़े हैं
उनको प्रॉपरली पूरी तरीके से 100% ट्यूमर्स को निकाला नहीं जा सकता, या उनकी लोकेशन ऐसी है जहां ब्रेन में बहुत ज़्यादा डैमेज होने का चांसेस है, या वो इलोक्वेंट एरियाज़ में आ रहे हैं, तो हम लोगों को ट्यूमर डिकम्प्रेशन करना होता है, जिसमें हम लोग ट्यूमर का कुछ पार्ट निकाल लेते हैं और जो कि ईज़िली एक्सेसिबल होता है, जिससे ट्यूमर का साइज़ जो है वो रिड्यूस हो जाता है, और बाद में रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी जो है वो ज़्यादा कारगर हो जाती है ऐसे ट्यूमर्स पे। चौथा हमारा जो एम होता है वो हम लोगों का डीवैस्कुलराइजेशन ऑफ ट्यूमर होता है, यानी कुछ ऐसे ट्यूमर्स जो होते हैं जो बहुत वैस्कुलर होते हैं, यानी उनकी ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी होती है, तो उसको प्रॉपर सर्जरी से पहले हम लोग डीवैस्कुलराइज करते हैं, यानी उसकी ब्लड सप्लाई को ख़त्म किया जाता है, जिससे सर्जरी जो है वो आसान हो जाए और उसके दौरान होने वाली प्रॉब्लम्स जो है वो कम हो जाए। तो बेसिकली हमारे पास सर्जरी करने के ये सारे एम्स होते हैं। इन एम्स को हम पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हमको कौन सा सर्जिकल प्रोटोकॉल यूज़ करना है या हमें कौन सी सर्जिकल टेक्निक यूज़ करनी है उसको प्लान किया जाता है। तो बेसिकली ब्रेन ट्यूमर्स, उसमें भी ग्लायोमा ट्यूमर्स जो होते हैं, उसके लिए जो नया प्रोटोकॉल है, जो रीसेंट गाइडलाइंस हैं, उसमें हम लोग मैक्सिमम सेफ रिसेक्शन की बात करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि ग्लायोमा जो है वो ब्रेन टिश्यू से अराइज कर रहा होता है, ये कोई ब्रेन के बाहर का ट्यूमर नहीं है, ये ब्रेन के अंदर ही ट्यूमर होता है और ब्रेन टिश्यू से अराइज कर रहा होता है। तो ये बहुत बार ब्रेन के उन हिस्सों को इन्वॉल्व करता है जो कि हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे बोलना, जैसे चलना, जैसे हाथ पैर का काम करना, जैसे सुनाई देना, जैसे बातों को समझना, जैसे पर्सनैलिटी, पेशाब का कंट्रोल, ये सारे महत्वपूर्ण हिस्सों को कंट्रोल करते हैं। और ऐसे हिस्सों में होने वाली परेशानियां पेशेंट को आती हैं, और ऐसी जगह पर जब हम लोग सर्जरी करते हैं तो ये सारे फंक्शंस में प्रॉब्लम आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो इन चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है सर्जरी में। तो हम लोगों को उसी के अकॉर्डिंगली ही अपना सर्जिकल टेक्निक जो है वो डिसाइड करनी होती है। सबसे पहले हम लोगों को टिश्यू देखना पड़ता है कि ये पेशेंट का हम ट्यूमर जो है वो इलोक्वेंट एरिया में है या नॉन इलोक्वेंट, यानी वो कोई ऐसे एरिया में जो बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है या कोई एसेसरी एरिया है। तो यदि वो इलोक्वेंट एरिया में होता है और फंक्शंस जो होते हैं वो नुकसानदेह हो सकते हैं, मरीज़ के सर्जरी के बाद उनमें प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसके लिए हम लोग पहले सर्जरी से पहले ब्रेन मैपिंग कराते हैं, जिसमें हम वो फंक्शन ब्रेन के कौन से एरिया में है, वो क्या ट्यूमर से प्रभावित है या नहीं, इसको पहले सर्जरी से आइडेंटिफाई किया जाता है। इसमें फंक्शनल एमआरआई कराई जाती है, डीटीआई यानी डिफ्यूजन टेंसर इमेजिंग कराई जाती है, और उसके अकॉर्डिंगली ही हम लोग डिसाइड करते हैं कि इस ट्यूमर को ऑपरेट करना जाना चाहिए या फिर इसमें सिर्फ और सिर्फ बायोप्सी लेके हमें दूसरे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स पे जाना चाहिए। यदि हमें उसको ऑपरेबल होता है वो ट्यूमर, तो फिर हम उसमें सर्जिकल टेक्निक्स यानी सर्जरी का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज़ होती है जिसमें हम लोग ब्रेन बायोप्सी लेते हैं। ब्रेन बायोप्सी के लिए आजकल सबसे सिंपल टेक्निक है वो स्टीरियोटैक्टिक ब्रेन बायोप्सी है। तो नेविगेशन गाइडेड स्टीरियोटैक्टिक बायोप्सी ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है और बहुत ही एक्यूरेट प्रोसीजर है, जिससे हम लोग प्रॉपर टिश्यू बिना किसी ब्रेन को डैमेज करे एक्यूरेटली निकाल पाते हैं, और उसके आधार पर हम लोग डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को फर्दर ब्रेन ट्यूमर सर्जरी की ज़रूरत है या फिर हम डायरेक्टली रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं, या फिर वेट एंड वॉच किया जा सकता है पेशेंट के सिम्टम्स जो है वो मेडिसिन से रिजॉल्व हो रहे हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो स्टीरियोटैक्टिक ब्रेन बायोप्सी भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सर्जिकल टेक्निक है जिसको आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में ला रहे हैं। इसके अलावा ओपन सर्जिकल टेक्निक्स जो पहले से चली आ रही हैं उसमें बहुत सारे न्यू एडवांसमेंट हुए हैं जिनको आजकल हम लोग उपयोग में लाते हैं, जिसमें प्री ऑपरेटिवली यानी ऑपरेशन से पहले एग्जैक्ट ट्यूमर लोकलाइजेशन किया जाता है, एवं ब्रेन मैपिंग यानी इम्पॉर्टेंट ब्रेन के एरियाज़ को भी मैप किया जाता है और लोकलाइज किया जाता है, और प्रॉपर एक सर्जिकल कॉरिडोर डिसाइड किया जाता है कि हम किस तरीके से ब्रेन ट्यूमर को अप्रोच करेंगे
और कौन से सर्जिकल कॉरिडोर से जाएंगे जिससे हम मिनिमम डैमेज ब्रेन टिश्यू को करें और पेशेंट को मैक्सिमम ट्यूमर रिसेक्शन करें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें मैक्सिमम सेफ रिसेक्शन के लिए जो है वो की जाती हैं। तो सबसे पहले सर्जिकल टेक्निक में मैक्सिमम सेफ रिसेक्शन है। इफ़ पॉसिबल ट्यूमर को पूरी तरीके से निकाला जाता है। अगर पेशेंट का ट्यूमर जो है वो कुछ ऐसे हिस्से में है तो फिर हम लोग मैक्सिमम सेफ रिसेक्शन या नियर टोटल रिसेक्शन की तरफ जाते हैं। इसके बाद जब हम लोग सर्जरी कर लेते हैं तो सर्जरी में जो रिसेंट एडवांसमेंट आई हैं जिसमें एक अत्याधुनिक माइक्रोस्कोपिक ब्रेन ट्यूमर सर्जरी है, जिसमें ब्रेन ट्यूमर को माइक्रोस्कोप की मदद से प्रॉपरली उसको एक्सरसाइज किया जाता है या निकाला जाता है। माइक्रोस्कोप में भी अब बहुत हाई एंड माइक्रोस्कोप्स आ गए हैं जिनका मैग्नीफिकेशन बहुत अच्छा होता है एवं वो इंट्रा ऑपरेटिवली उसमें मैग्नीफिकेशन जो है उसके साथ साथ उसमें एक नई टेक्निक है जिसमें वैस्कुलरिटी भी हम लोग देख सकते हैं। साथ ही साथ फ्लोरेसेंस गाइडेड माइक्रोस्कोप्स भी हैं जिसमें हम लोग जब ट्यूमर निकाल लेते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत ही छोटे छोटे ट्यूमर के एरियाज़ या कण जो है वो रह जाते हैं और जो बाद में रेकरेंस जो है वो कर सकते हैं। तो ऐसे एरियाज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग एक डाई का इस्तेमाल करते हैं और वो डाई देने के बाद जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो वो हिस्सा ट्यूमर का जो होता है वो अलग से दिखाई देता है जो कि छूट गया है, तो प्रॉपरली उसको भी निकाला जा सकता है। तो इस तरीके से हम लोग ऑलमोस्ट 100% ट्यूमर क्लियरेंस कर पाते हैं और जो नॉर्मल ब्रेन है जो ट्यूमर से अफेक्टेड नहीं है उसको पूरी तरीके से बचा पाते हैं। तो ये फ्लोरेसेंस गाइडेड माइक्रोस्कोप्स और जो माइक्रोस्कोपिक विधि है इसने ब्रेन ट्यूमर सर्जरी और ग्लायोमा सर्जरी में बहुत ही ज़्यादा बदलाव लाया है। तो जो नया एडवांसमेंट है जिसमें माइक्रोस्कोपिक सर्जरी और अत्याधुनिक माइक्रोस्कोप जिसमें फ्लोरेसेंस गाइडेड माइक्रोस्कोप्स होते हैं, साथ ही न्यूरो नेविगेशन के इस्तेमाल के बाद से ग्लायोमा रिसेक्शन सर्जरी या ग्लायोमा सर्जरी में बहुत ही ज़्यादा एडवांसमेंट हुए हैं और बहुत बदलाव आया है। ये इन टेक्निक्स को यूज़ करके हम ग्लायोमा में बहुत बेहतर रिजल्ट्स दे पाते हैं। सर्जरी के बाद हम लोग जब टिश्यू डायग्नोसिस बन जाती है तो उसके बाद हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि अब पेशेंट को फर्दर क्या है। तो जब ग्रेडिंग होती है, यदि ग्रेड 1 है या ग्रेड 2 का ट्यूमर आया है और प्रॉपरली वो ट्यूमर निकल गया है यानी 100% एक्सीजन है और पोस्ट ऑपरेटिव स्कैन्स में कोई ट्यूमर रेजिडुअल यानी कोई बचा हुआ ट्यूमर नहीं आ रहा है, तो ऐसे पेशेंट्स को कोई रेडियोथेरेपी और कोई कीमोथेरेपी की आवश्यकता नहीं होती है। ये हमें ध्यान देना चाहिए कि लो ग्रेड ट्यूमर्स और प्रॉपर 100% एक्सीजन के बाद ऐसे ट्यूमर्स के लिए रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी की कोई आवश्यकता नहीं होती है। कुछ वो ट्यूमर्स जो लो ग्रेड होते हैं और जिनमें नियर टोटल एक्सीजन होता है या सब टोटल एक्सीजन होता है यानी ट्यूमर का कुछ हिस्सा हमें किसी वजह से छोड़ना पड़ता है, उन पेशेंट्स में हम लोग रेडियोथेरेपी दे सकते हैं जिसकी वजह से वो ट्यूमर सेल्स जो हैं उनकी नेक्रोसिस होगी और वो नहीं बढ़ पाएंगे, जिससे रेकरेंस के चांसेस पेशेंट के काफ़ी कम हो जाते हैं या ट्यूमर की ग्रोथ बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। फिर उनको वेट एंड वॉच पे रखा जाता है और रेडियोलॉजिकल असेसमेंट विद टाइम उनका चलता रहता है। कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें हम लोग लो ग्रेड ग्लायोमास में सिर्फ और सिर्फ रेडियोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं। ये वो पेशेंट्स होते हैं जिनमें एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स होते हैं यानी मरीज़ को कोई प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नहीं होती है, न्यूरोलॉजिकली इंटैक्ट होते हैं यानी कोई न्यूरो डेफिसिट नहीं होता है और किसी वजह से उसकी स्कैन्स में कोई ट्यूमर की गांठ आई। ऐसे पेशेंट्स में हम लोग कंटिन्यूस रेडियोलॉजिकल मॉनिटरिंग के साथ देखते हैं कि यदि उसको कभी कोई भविष्य में परेशानी आएगी तो फिर उसके अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट किया जाएगा। ऐसे पेशेंट्स में स्टीरियोटैक्टिक बायोप्सी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है जिससे एग्जैक्टली हमें उसकी टिश्यू डायग्नोसिस पता चल जाती है। जो हाई ग्रेड ट्यूमर्स होते हैं यानी ग्रेड 3 और ग्रेड 4 ट्यूमर्स होते हैं, इनको सर्जरी के बाद हमें इनमें रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी की आवश्यकता होती है। तो ऐसे पेशेंट्स जो होते हैं उनको हम लोग रेडियोथेरेपी सेंटर्स पे भेजते हैं और वहाँ से वो लोग प्रॉपर रेडियोथेरेपी, और जिसमें आजकल ब्रेन के लिए बहुत ही अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी टेक्निक्स आ गई हैं जो कि ब्रेन के सिर्फ उस हिस्से पर असर करती हैं जो कि ट्यूमर से प्रभावित है।
नॉर्मल ब्रेन को डैमेज नहीं होता है, ऐसी टेक्निक्स हैं। तो प्रॉपरली ये सारे तरीके होते हैं हमारे ब्रेन ट्यूमर के ट्रीटमेंट, जिसमें ग्लायोमा के लिए ट्रीटमेंट के लिए जो हम लोग आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे नई टेक्निक्स और नए ट्रीटमेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, जिसमें बहुत सारे जो हैं वो रीसेंट मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, बहुत सारे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ आ रही हैं या मॉलिक्यूलर थेरेपीज़ हैं। तो ग्लायोमाज में वो ग्लायोमाज जो कि इंट्रैक्टेबल हो गए हैं, जो कि सर्जरी और कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, उन पेशेंट्स में हम लोग मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ और साथ ही साथ हम लोग जीन थेरेपी या फिर हम लोग मॉलिक्यूलर थेरेपीज स्टार्ट करते हैं, जिनके भी आजकल बहुत ही प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स हैं। लेकिन मेन स्टे ट्रीटमेंट जो है वो ग्लायोमा का वो सर्जरी है, जिसमें हम लोग मैक्सिमम सेफ रिसेक्शन पे ध्यान देते हैं। उसके बाद सर्जरी के बाद पोस्ट ऑपरेटिवली रेडियोथेरेपी फॉलोड बाय एडजुवेंट एंड कॉन्करेंट कीमोथेरेपी। ये बेसिक प्लान होता है जिस पे हम लोग पेशेंट को बताते हैं। कई बार पेशेंट्स के ये क्वेश्चन होते हैं कि हम लोग सर्जरी क्यों कराएं, यदि ग्रेड 4 ट्यूमर है तो सर्जरी कराने का हमें क्या फ़ायदा है। तो हम लोग पेशेंट्स को ये बताना होता है कि बहुत सारे पेशेंट्स वो जिनका ग्रेड 4 ट्यूमर है और ऑपरेबल ट्यूमर है, यानी वो ट्यूमर को ऑपरेट किया जा सकता है, उन पेशेंट्स में पोस्ट सर्जरी रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के बाद रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखे जाते हैं और मरीज़ अपनी लाइफ को काफ़ी हद तक एक्सटेंड कर पाता है। और कई बार तो पेशेंट्स का 5 ईयर और 10 ईयर सर्वाइवल रेट भी देखा गया है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। वो पेशेंट जिनमें बहुत एक्सटेंसिव बहुत बड़ा ट्यूमर है, उनमें भी सर्जरी के बाद या डीकम्प्रेशन के बाद उनकी लाइफ स्पैन को काफ़ी आगे तक बढ़ाया जा सकता है। तो बेसिकली जो ग्लायोमा सर्जरी है, ग्लायोमा एक बहुत कॉमन ब्रेन ट्यूमर है और इसकी सर्जरी बहुत कॉमनली की जाती है। लेकिन पेशेंट को सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जैसे ही उसे पता चले कि उसको ब्रेन में कोई ग्लायोमा की प्रॉब्लम आ रही है तो उसे बहुत ज़्यादा समय तक वेट नहीं करना चाहिए। जल्दी से जल्दी इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस को अपने न्यूरोसर्जन से बात करके एक्सप्लोर करना चाहिए और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए, जिसमें सबसे पहली सीढ़ी जो होती है वो सर्जिकल ऑप्शन ही होता है। जो लोग सर्जरी नहीं कराते हैं उन पेशेंट्स में बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं देखे जाते हैं और वो ट्यूमर धीरे धीरे बढ़ता है और अल्टीमेटली पेशेंट को फैटेलिटी की तरफ लेके जाता है। जो पेशेंट सर्जरी कराते हैं उनमें देखा गया है कंपैरेटिव स्टडी में कि जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है उससे हमेशा सर्जिकल ट्रीटमेंट में पेशेंट को लाइफ स्पैन जो है वो 2 to 3 टाइम्स ज़्यादा मिलता है और पेशेंट जो है वो कई बार अपनी प्रॉब्लम से बच भी पाता है या वीकनेस या न्यूरो डेफिसिट से बच पाता है। तो हमेशा सर्जरी का एक ऐसा ऑप्शन होता है जो पेशेंट को ध्यान देना चाहिए। कुछ ऐसे ग्लायोमास होते हैं जिनमें जनरली हम लोग सर्जरी के लिए पेशेंट को ही मना करते हैं। इसमें वो ट्यूमर्स होते हैं जो बेसिकली ब्रेन स्टेम ट्यूमर्स होते हैं, जो ब्रेन स्टेम में अराइज होते हैं, या वो ट्यूमर्स जो बहुत ही एलोक्वेंट एरियाज़ में हैं और कम्प्लीटली इनएक्सेसिबल टू सर्जिकल एक्सीजन है। वहाँ हम लोग स्टेरियोटैक्टिक बायोप्सी करके और पेशेंट को फिर पोस्ट ऑपरेटिव रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी के लिए ही एडवाइस करते हैं। तो कुल मिलाकर के हमारे पास ग्लायोमास के ट्रीटमेंट के लिए ये सारे ऑप्शंस हैं। आजकल ग्लायोमास के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे ट्रीटमेंट ऑप्शंस आ गए हैं, तो पेशेंट को डरना नहीं चाहिए और उसे सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस एक्सप्लोर करके और प्रॉपरली ट्रीटमेंट लेना चाहिए। जितना जल्दी वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करेगा उसके रिजल्ट्स उतने बेहतर होंगे। थैंक यू।